नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हमने क्लास 7th में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग दोस्तों क्लास 7th का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में। वायु से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बनेंगे, ठीक, वो हम कवर कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, याद रखना एमसीक्यू हमने इसलिए उठाए हैं जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन है, होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए कि किताब से पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है, कुछ जो क्वेश्चन है उसको हो सकता है कि इग्नोर कर दे, ठीक, या आपके नज़र के सामने से निकल जाए और आप लोग उस पर जो है अच्छे से ध्यान न दे पाए। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे उठा लिए हैं और कुछ अपनी भी तरफ से पॉइंट ऐड कर देते हैं जो कि एनसीईआरटी में समझाना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज हमने चलाई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एनसीईआरटी पढ़ने से भी ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम उठा ही लेते हैं, लेकिन कुछ अलग से भी पॉइंट इनमें हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे वीडियो अच्छा है तो इसको लाइक करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जिससे कि जो हमारी रीच है वो भी अच्छे से बढ़े। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है, भैया जो पृथ्वी में जो ऊष्मा एक तो सूर्य से मिलती है, ठीक, सबसे पहले तो सिर्फ पृथ्वी को नहीं, जितने भी ग्रह हैं सबको जो है सूर्य से ऊष्मा मिलती है। तो दोस्तों ये जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव होगा। दोस्तों होता क्या है, जो दिन भर जो तापमान मिलता है, जो ऊष्मा मिलती है हमें सूरज से, ये होती क्या है, ये रात में वापस जाती है, ठीक, क्या होती है, ये रात में पृथ्वी से विकिरित होने लगती है। लेकिन ये जो CO2 गैस होती है, ये कुछ ऊष्मा को रोक लेती है, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाती, बल्कि गर्म बनी रहती है, जिससे कि जो हमारा जीवन है वो संभव हो पाता है। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी में जो है वो जीवन असंभव हो जाए। तो आपको इतना पता चल गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस है ये कौन सी गैस है? तो दोस्तों याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और दोस्तों ग्लोबल जो वार्मिंग है, वैश्विक तापन, इसके लिए भी यही गैस जिम्मेदार होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग। देखो क्या कह रहा है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किन दो गैसों से मिलकर बना है? किन दो गैसों से मिलकर बना है, ठीक। तो दोस्तों याद रखना, जो वायुमंडल का सर्वाधिक भाग है वो 78% बना है नाइट्रोजन से। लेकिन अगर बात की जाए 21%, तो ये बना है दोस्तों ऑक्सीजन से। किससे बना है? ऑक्सीजन से। तो कुल मिला के जो 99% है, लगभग मतलब कि पूरा का पूरा 99% जो भाग है वो सिर्फ इन्हीं दो गैसों से बना है। किससे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से। फिर बाकी जो दोस्तों 1% है उसमें CO2, आर्गन है ना, हाइड्रोजन, ये सब वैसे आ जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, वायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब वायु गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब वायु गर्म होगी, अच्छा कोई भी आप बीकर में किसी चीज़ को गर्म करो तो दोस्तों होता क्या है, उसके जो अणु हैं वो दूर दूर फैलने लगते हैं ना, दूर दूर जाने लगते हैं, है ना। तो दोस्तों होता क्या है, वायु भी जब वायु गर्म होती है, गर्म एरिया में क्या होती है, वायु के जो कण हैं वो दूर दूर जाएंगे। अब जब ये दूर दूर जाएंगे तो सघन कम होंगे, इनकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, ठीक, जो इनका ये कम डेंस हो जाएगी, है ना, कम घनी होगी वायु, मतलब कि जो सघनता है इसमें कम हो जाएगी, तो ये हल्की होगी। अब जब हल्की होगी तो दोस्तों ये ऊपर उठती है। तो दोस्तों पहला तो एकदम करेक्ट हो गया कि जब वायु गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। अब जब हल्की होगी दोस्तों तो ये ऊपर उठेगी, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठंडी वायु सघन तथा भारी होती है। अच्छा, ठंडी वायु सघन तथा भारी क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो ठंडी वायु में जो अणु होते हैं, वायु के जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। अब जब एकदम पास आएंगे तो सिंपल सी बात है, वो भारी तो होंगी। अब जब भारी होगी तो जो वायु है वो नीचे बैठ जाएगी। तो दोस्तों यही होता है, जहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, मतलब कि जहाँ पर गर्म पड़ती है ज़्यादा, वहाँ से वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक, वो ऊपर की तरफ जाती है। और फिर दोस्तों जो आसपास के एरिया में, जो उस एरिया से थोड़ा ठंडा होगा, वहाँ की ठंडी वायु उस खाली स्थान को घेर लेती है, आके ठीक भरती है। फिर दोस्तों जब वायु जो है वो गर्म होती है, वो भी ऊपर जाती है। फिर दोस्तों ऊपर से वायु ठंडी होकर फिर नीचे आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर
तापमान घटता है, ये आप सभी को पता है। मान लीजिए इस एरिया पर वायु जो है गर्म हुई, यहाँ से हल्की होकर ऊपर उठी, ठीक, ऊपर उठी। अब फिर दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान घटता है, हमने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक। तो दोस्तों अब होता क्या है, यहाँ से फिर ये जो वायु है फिर इस गर्म क्षेत्र की तरफ आती है जहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से एक जो वायु चक्र चलता रहता है, मतलब कि जो वायु है वो उच्च, याद रखना दोस्तों आप सभी, जो वायु है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहां पर गर्म क्षेत्र होता है वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। अच्छा, कैसे बनता है ये भी समझ लेते लगे हाथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गर्म क्षेत्र था, ठीक, यहाँ की वायु क्या हुई, हल्की हुई। अब मतलब कि यहाँ की वायु गर्म हुई, जब गर्म होगी दोस्तों तो ये दूर दूर फैलेगी। कैसे होगी, दूर, इसके जो अणु हैं, जो कण हैं, ये दूर दूर होंगे। जब ये दोस्तों वायु दूर दूर होगी तो सिंपल सी बात है हल्की होगी। जब हल्की होगी तो इसमें दाब कम होगा। भैया जब अणु दूर होने तो दाब सिंपल सी बात है कम होगा, तो यहाँ बन जाएगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र। अब जब दोस्तों ऊपर जाएगी मान लीजिए, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर ठंडा, जो जहाँ का तापमान ठंडा होगा, तो दोस्तों जहाँ का तापमान ठंडा होगा वहाँ पर वायु जो है, अब वायु के अणु जो है वो पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो वायु सघन होगी। जब सघन होगी तो दोस्तों यहाँ पर दाब, प्रेशर मतलब कि ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। और सिंपल सी बात है जब उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा तो यहाँ की जो वायु है वो निम्न वायु दाब, भैया जहाँ पर ये जो लो प्रेशर वाला एरिया था, अब यहाँ पर खाली स्थान बढ़ रहा है ना, अब इसको भरने के लिए कोई वायु तो आएगी। तो दोस्तों ये वायु जो है फिर इधर आती है। तो यही दोस्तों प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम लोग वायु चक्र कहते हैं, है ना। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो वायु होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है ना, चलती है, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। तो इसमें देखिए क्या क्या स्टेटमेंट थे। पहला था जब वायु गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। हल्की वायु ऊपर उठती है, बिल्कुल सही है। ठंडी वायु सघन तथा भारी होती है। तो दोस्तों ये जितने भी स्टेटमेंट थे एकदम करेक्ट थे। आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि कहीं भी ये स्टेटमेंट बना सकता है, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, है ना। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो क्षोभ मंडल है, एक तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये भी याद रखना। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है यही कौन सी है, क्षोभ मंडल। कौन सी है, क्षोभ मंडल। अच्छा दोस्तों एक नाम और इसका याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर पूछते हैं, इसका नाम दोस्तों ट्रोपोस्फेयर है। कौन सा स्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, आप लोग याद रखना। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 13 किलोमीटर। और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं इसी में पाई जाती है ना। आप लोग देखते होंगे वायुमंडल, है ना, चाहे वर्षा हो, चाहे हिम की वर्षा हो, है ना, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, चक्रवात हो, तूफान हो, सब कहाँ होता है, इसी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। तो पहला एकदम करेक्ट है ना, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। फिर उसके बाद दोस्तों 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है ना, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो हैं इसी परत में होती हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमने बात की है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की बात की जाए, वायुमंडल की सारी परतों में अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए तो इसी मंडल में दोस्तों जो है गैसें पाई जाती हैं, और जिसमें से दोस्तों 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। और ये जो दोस्तों 21% O2 है, ऑक्सीजन है, इसी को तो हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो दोस्तों हमने बात कर ली है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये क्षोभ मंडल के तुरंत बाद है, मतलब कि क्षोभ मंडल के बाद जो है ये समताप मंडल की बात की जाती है। अच्छा इसको ये भी याद रखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। फिर दोस्तों मध्य मंडल आएगा, इसको मेसोस्फेयर। उसके बाद आयन मंडल आएगा, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फेयर। इसके बाद दोस्तों बहिर्मंडल आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक। आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि हिंदी में कम और इंग्लिश में ज़्यादा नाम पूछ लिया जाता है ये। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, एकदम करेक्ट है दोस्तों। इस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं दोस्तों। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में पता है बादल होते हैं, है ना, मौसम संबंधित सब घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कना सब कुछ इसी में होता है।
लेकिन जो ये समताप मंडल होता है इसका नाम ही है समताप मंडल, है ना। इसका जो तापमान है लगभग बराबर रहता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है बादल जो है लगभग बादल विहीन परत होती है। कैसी होती है? बादल विहीन, मतलब इसमें बादल नहीं होते हैं। तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए इसमें बेस्ट जो है वो कंडीशन मिल जाती है। यही रीजन है दोस्तों कि जो हवाई जहाज हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी परत में ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन होंगे बनेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है पूरा, है ना। इसी परत में ओजोन गैस पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, ये ओजोन गैस होती क्या है? पहले तो ये समझ लो, इसको O3 से, है ना, डिनोट, इसको जो है O3 से हम लोग दर्शाते हैं। किससे? O3 से दर्शाते हैं। अच्छा, ये जो है दोस्तों O3, यही जो है दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। अगर पूछ दें कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है या पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि विषैली किरणें होती हैं, जिससे कि मानव झुलस सकता है और काफ़ी जो है रोग भी उससे उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों ये ओजोन गैस ही है, जो कि दोस्तों एक हिसाब से ये मान लीजिए कि सूर्य की जो बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको धरती पर आने से रोकती है। बीच में दोस्तों हुआ क्या था? मतलब कि ये जो ओजोन परत थी समताप मंडल में, इसमें एक छिद्र टाइप का था, है ना, छिद्र टाइप का देखा गया था। लेकिन अब जो है काफ़ी इसमें दोस्तों इसमें बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ठीक, बहुत से कुछ जो है प्रोटोकॉल हुए हैं, इसकी बात की गई है O3 की। तो अब जो है थोड़ा सही है, वो छिद्र भर चुका है ना। आशा करते हैं कि अब जितने भी ये कन्वेंशन हो रहे हैं, जैसे कि एक कोप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना, जो जिसमें दोस्तों बड़े बड़े देश, विकसित देश और विकासशील देश, अल्प विकसित देश, सबके राष्ट्राध्यक्ष जो है भाग लेते हैं, है ना, या उनकी तरफ से कोई भाग लेता है। इसमें मुख्यतः ये बात होती है कि जो ये वायुमंडल में दोस्तों चेंजेस आ रहे हैं, इसको किसी तरह रोकना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, ये सब काफ़ी मर रहे हैं, ठीक, काफ़ी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको जो कंडीशन चाहिए, वायुमंडलीय कंडीशन चाहिए, वो अब बदल रही है। तो दोस्तों हो क्या रहा है? उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, इनका तापमान बढ़ रहा है, जो कि उनके लिए बेस्ट कंडीशन नहीं है, ठीक। हो सकता है कि हम लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, वहाँ पर जो है वो गर्मी पैदा हो रही है, अब अच्छा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों याद रखो, हम लोग जहाँ हैं वहीं सही हैं, और वो जहाँ है वहीं सही है, ठीक। वो जो है नेचर के हिसाब से, है ना, डेवलप हुए हैं, ठीक। उनका जो डेवलपमेंट है वहाँ हुए हैं, वहाँ उनका जो शरीर है नेचर के हिसाब से एकदम ढल चुका है। तो दोस्तों उनके लिए वो जो कंडीशन है सही है, जिसमें मानव बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि बहुत गलत है नेचर की दृष्टि से, है ना, और इंसानियत की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो दोस्तों इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक, A, B, C तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड आकर जल जाते हैं? तो दोस्तों देखिए 2-3 बातें हमें पता चल गई। अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात किया जाए, अगर हम लोग ट्रोपोस्फीयर की बात करें, तो दोस्तों इसमें सारी वायुमंडलीय संबंधी, मतलब कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर जो गैस है इसी में पाई जाती हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, है ना, और ऑक्सीजन हो, जितनी भी गैसें हैं दोस्तों इसी में पाई जाती हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। अच्छा, एक क्वेश्चन और ज़्यादा मतलब कि बन जाता है कि ये दोस्तों पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रतिशतता कितनी है? तो दोस्तों याद रखना 0.03% है, ठीक। नाइट्रोजन कितना है? 78%, और जो ऑक्सीजन है 21%। एक चीज़ और याद रखना, क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल की हमने बात की, इसमें ओजोन परत मतलब कि ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती में आने से रोकती है। और थर्ड हमने बात की, समताप मंडल में ही दोस्तों हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मध्य मंडल की। तो दोस्तों याद रखना, मध्य मंडल जो है दोस्तों ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितनी ऊंचाई तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक, याद रखना। अच्छा, मध्य मंडल में दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा, हम लोग छोटे में या फिर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, टूटता हुआ तारा बताते हैं कि ये देखिए तारा टूटते हुए आ रहा है। भैया तारा टूटता हुआ आएगा तो जो पृथ्वी है ये बचेगी नहीं, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो होता है उल्का पिंड, है ना, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के पास आते हैं। और जब ये मध्य मंडल वाली परत पर पहुंचते हैं पृथ्वी की, तो दोस्तों वो जलना आरंभ हो जाता है। क्या होते हैं? पृथ्वी का जो बल होता है दोस्तों, जो वायुमंडल का घर्षण बल होता है, उससे दोस्तों वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसी परत में उल्का पिंड आकर जलने लगते हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी होती है ये भी आप लोग समझ लीजिए। इसकी जो ऊंचाई है वो औसत लगभग 80 किलोमीटर। देखिए क्षोभ मंडल की बात की कितनी? 13 किलोमीटर। सप्ताह मंडल 50, और इसकी जो थी दोस्तों कौन सी? मध्य मंडल, या इसको हम लोग मीजोस्फीयर भी कहते हैं, याद रखना। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 80 किलोमीटर। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को वायुमंडल कहते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंट है ना, आप लोग याद रखना। यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को दोस्तों मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम। ठीक, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना, है ना, ध्यान देना। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक, ये एकदम करेक्ट है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। अच्छा, तापमान क्या होता है, तापमान का मतलब ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल ताप से आप इसका मतलब बिल्कुल मत समझना। तापमान का या टेम्परेचर की बात की जाए, हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 4 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही, नहीं। अगर हम कह रहे हैं जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल सी बात है, तो ठंडा मौसम है। और दोस्तों टेम्परेचर हम लोग क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं जो तापमान है आज 30 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी गर्म है। तो दोस्तों तापमान का मतलब आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ गर्मी से है। तापमान का मतलब होता है वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ठीक, चाहे ठंडा हो या गर्म, ये जो परिमाण होता है इसी को हम लोग तापमान कहते हैं। ठीक, टेम्परेचर कहते हैं, जो कि एकदम सही है। तो दोस्तों ए भी एकदम सही है, बी पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। सी कह रहा है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, हमने क्या बात की थी, जो CO2 क्या करती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है या उष्मा होती है उसको रोक लेती है। ठीक, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम ठंडी नहीं हो पाती है ना, वरना हम लोग का जो जीवन है वो असंभव हो जाए, है ना। तो दोस्तों जो पृथ्वी को थोड़ा जो रात में भी गर्म बनाए रखती है, ठीक, जिससे हम लोगों को बहुत अधिक ठंड का अनुभव नहीं होता। ठीक, तो ये तो एकदम करेक्ट है, सी भी एकदम करेक्ट हो गया। डी कह रहा है लघु काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है एकदम असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो जलवायु है, मौसम तो एकदम सही है कि लघु काल में होता है जल, है ना, जो दिन प्रतिदिन की या वायुमंडल की जो औसत दोस्तों स्थिति होती है उसको हम लोग मौसम कहते हैं, लेकिन लघु पीरियड में। लेकिन दोस्तों यही चीज़ें जब दीर्घ काल में होती हैं, लगभग 30 साल, तब दोस्तों अगर हम लोग उसको नाम मापते हैं, किसमें, वायुमंडल की दशा नाम मापते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु। तो डी तो एकदम गलत हो जाएगा। सही तब होता जब हम लोग यहाँ पर दीर्घकाल लिखते। क्या लिखते, दीर्घकाल, याद रखना आप लोग। तो समझ गए दोस्तों, लघु काल की जगह दीर्घकाल होता तो सही होता। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखना, है ना। बाकी जो है नेक्स्ट है दोस्तों, आतपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। बिल्कुल दोस्तों, जो आतपन की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है, ठीक, पिछली क्लास में पढ़ा है, अगर हम लोग निम्न अक्षांश है, भैया 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, 0 डिग्री पर है ना। तो दोस्तों अगर बात की जाए निम्न अक्षांश, 0 डिग्री निम्न अक्षांश हो गया। अब अगर इससे ऊपर बढ़ते जाए, 0 डिग्री से हम लोग गए 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो दोस्तों तापमान घटता जाता है। क्यों, क्योंकि अब सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। कैसी होती जाती है, तिरछी होती जाती है। और जब और ज़्यादा हम लोग उच्च अक्षांश पर जाते हैं तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है या तापमान है वो बहुत कम पड़ता है। ठीक, जो ताप है या ऊष्मा है बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों याद रखना, आतपन की जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ना कि बढ़ती है। ठीक, तो ए तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, ए जो है वो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये दोस्तों एकदम सही हो जाएगा, हमने बात कर ली अभी, है ना। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समान होती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, घटती ही है। बल्कि आप लोग देखते होंगे कि उत्तरी ध्रुव जो है वो तो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए या दोस्तों किसकी बात की जाए, दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव के पास क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि एक एकदम बर्फीला महाद्वीप है, पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ। तो दोस्तों ये जितने भी कथन है ए बी सी, है ना, मतलब जो ए सी है ये गलत है और डी बी, मतलब कि कुल मिला के जो है ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बिल्कुल दोस्तों, अभी अभी हमने बात की है, जहां पर उच्च दाब होगा, जहां पर निम्न दाब होगा, सिंपल सी बात, वहां पर वायु जो है हल्की
होकर ऊपर उठ चुकी होगी। ठीक, अब वहाँ पर एक दोस्तों रिक्त स्थान होगा। ठीक, अब उसको भरने के लिए जो है जहाँ पर उच्च दाब होगा वहीं से तो आएगी, जो वायु होगी वहीं से तो आएगी। तो दोस्तों याद रखना, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, एयर जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पहला एकदम सत्य है। ठीक, फिर है निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त होता है। अच्छा, इसको अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, ध्यान से आप लोग समझना, ध्यान से समझना। ठीक दोस्तों, इसको कह रहा है कि उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताई है हमने, क्या बात की थी कि जहां पर दोस्तों ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गर्म है, यहाँ जो है जो तापमान है वो गर्म है। सिंपल बात है, जब तापमान गर्म है तो वायु जो है यहाँ से वायु के कण थोड़ी दूर दूर होंगे तो वायु हल्की होगी। अब जब दोस्तों वायु हल्की होगी तो वायु ऊपर की तरफ उठेगी, किधर, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक, अब ऊपर की ओर जाएगी तो सिंपल सी बात है आसमान में जाएगी। आसमान में जाते समय वायु अपने साथ कुछ नमी भी धारण कर लेगी, है ना, जो कि बादल बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, है ना, मतलब कि जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा वो जो है उसका जो आसमान होगा बादल युक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आकाश जो होगा बादल युक्त हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब इसका उल्टा किया जाए, हम लोग क्या किया जाए, हम लोग एक चीज करें, यहाँ पर जैसे ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर हमने मान लिया वायु जो है दोस्तों, यहाँ का जो क्षेत्र है वो ठंडा है। अब यहाँ का क्षेत्र ठंडा है तो सिंपल सी बात है वायु के कण पास पास आ जाएंगे तो उसका दाब बढ़ेगा। ठीक, दाब बढ़ेगा, वायु सघन होगी, और वायु सघन होकर दोस्तों नीचे की तरफ बैठ जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, वाष्पीकृत जितना भी वायु में जो नमी होगी वो भी ऊपर तो जा नहीं पाएगी। तो जो आसमान होगा अब साफ होगा, बादल युक्त होगा। ठीक, कैसा होगा, बादल युक्त होगा। आप लोग ठंडी के मौसम में देखते भी होंगे, जो आसमान है हमें एकदम सफेद नीला टाइप का दिखता है, बादल युक्त मतलब कि बिना बादल दिखता है, बादल विहीन दिखता है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए हमने क्या कहा, ये जो एनसीईआरटी है वो चीज़ों को लिख देगी। ठीक, अब उसको आपको डिकोड करना आपका काम है। अब इस चैनल में आपको देखिए, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये तो क्लास 7th है। जब हम लोग 9th में चलेंगे, 11th में, 12th में, तो दोस्तों चीज़ें और भी जटिल होंगी, जिसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़नी है ना। पहली बार पड़ेगी, हम ये नहीं करें कि आपका दिमागी मतलब कि आप लोग समझ ही नहीं सकते। पहली बार तो दोस्तों आपको किसी ना किसी से समझना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है ज्योग्राफी खुद ही आसान लगने लगेगी और आप खुद से चीज़ें समझने लगेंगे। ठीक, लेकिन पहले जो है दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनका मतलब समझना जरूरी होता है। तो अगर जिसको भी अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो भी नहीं हो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक, क्योंकि दोस्तों यकीन मानना, ये जितने भी वीडियो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बेनिफिट साबित होंगे। ठीक, और ये जो दोस्तों खाली वनडे एग्जाम नहीं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, सबके लिए फायदा करेंगे। फिर कह रहा है उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त होते हैं। अभी हमने बात की क्या, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में क्या होगा, सिंपल सी बात है वायु नीचे रहेगी। जब वायु ऊपर ही नहीं जाएगी तो वाष्पिक मतलब कि जो नमी होगी वो भी वायु के साथ वापस नहीं जाएगी, मतलब कि ऊपर नहीं जाएगी। जब ऊपर नहीं जाएगी तो वहाँ बादल बनेंगे नहीं। अब जब बादल ही नहीं बनेंगे दोस्तों, मतलब कि ऊपर बादल ही नहीं होंगे तो आकाश साफ दिखेगा, बादल युक्त दिखेगा नहीं। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट था कौन सा, हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये एकदम गलत है। कैसा है, गलत है। ठीक, अब डी कह रहा है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया वायुदाब, जो गया दाब होता है वायुदाब कहलाता है। सिंपल बात है, पृथ्वी की सतह पर वायु क्या करती है, दाब लगा रही होती है। यहाँ तक कि दोस्तों वायु जो है हमारे पूरे शरीर पर भी चारों तरफ से समान दाब लगा रही होती है। ठीक, हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि चारों तरफ से समान दाब पड़ रहा होता है। ठीक, अगर मान लो एक तरफ से पड़ रहा तो हम लोग इधर से उधर चले जाएं, लेकिन चारों तरफ से समान पड़ता है। अच्छा, अगर ये वायुदाब ना पड़े तो क्या हो, तो दोस्तों जो हमारी रक्त सिरकाएं हैं ये फट जाए। ठीक, ये जो है बाहर की तरफ फटे, हमारा जो शरीर है एक हिसाब से समझ लो कि इससे रक्त बहने लगे, और जो है हम लोग कुछ ही देर में जो है अपना जो है जीवन त्याग सकते हैं। ठीक, मतलब कि जो हम इंसान जो है वो मरने लगेगा। तो दोस्तों इसी रीजन से जब इंसान चंद्रमा पर गया था तो आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार का है ना, एक स्पेशल वो सूट पहने रहता है जिसमें वायु भरी रहती है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, ना ही वायुदाब है। तो अगर वो बिना सूट के वहाँ जाते तो वहाँ पर जी ना पाते। ठीक, वहाँ जीना ही मुश्किल था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। अब कह रहा है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो दोस्तों ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक, जो सी है वो एकदम गलत है। ठीक, निम्न वायुदाब जो वाला जो क्षेत्र होता है वह बादल युक्त होता है, ये एकदम सही है, सी वाला एकदम गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, पवन किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं ये याद रखना।
भैया पवन सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या बात की, वायु जो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, ठीक। अब वही जो गति होती है वायु की, उसी को हम लोग पवन कह देते हैं। जिस वेग से चल रही होती, कहीं बहुत तेज पवन चलती है तो चक्रवात होता है, तूफान होता है, कहीं नॉर्मल चलती तो हम लोग नॉर्मल पवन कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, दो की ये आप लोग अच्छे से समझिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम ही गलत हो गया, क्योंकि निम्न वायुदाब से कभी उच्च वायुदाब की तरफ हवा चलेगी नहीं, ठीक। बी कह रहा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो दोस्तों बी वाला एकदम करेक्ट है, बाकी सब एकदम गलत है, ठीक। याद रखना जो बी है एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है, पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है दोस्तों, पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, जैसे व्यापारिक पवन होती है, ये जो पवनें हैं दोस्तों, एक तो ये ऊपर चलती है, कैसे, पृथ्वी के मतलब कि 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, और ये दोस्तों वर्ष भर चलती हैं, एक निश्चित दिशा पर चलती हैं, और इन्हें ही दोस्तों व्यापारिक पवनें कहते हैं, ये भी याद रखना। बाकी इनके बारे में विस्तार से हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी अगर ज़्यादा पढ़ेंगे है ना, तो आप लोग कन्फ्यूज होगे। कन्फ्यूज नहीं भी होगे तो दोस्तों जैसे एनसीईआरटी चला रही है वैसे हम लोग को चलते जाना है, कि धीरे धीरे अच्छे से समझे, ठीक। और दोस्तों जो इसमें वायुदाब पेटी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी इसमें नहीं अच्छे से नहीं बताया गया है, वायुदाब पेटी का हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक। उसको अलग से समझना बहुत जरूरी है, तो आप लोग बने रहना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। अब जैसे अपने भारत में बात कर लें तो जो मानसूनी पवनें होती हैं वो बरसात कराती हैं, ठीक, बरसात कराती हैं। तो दोस्तों होता क्या है, गर्मी के मौसम में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, मतलब कि जो वायु होती है, जो पवनें होती है, किधर चल रही होती है, वो चल रही होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अच्छा, जाड़े में उल्टा होता है। अब जो होता है दोस्तों, अपने धरती पे क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो अब दोस्तों स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलती हैं, मतलब कि अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ चलने लगती है, ठीक। उत्तर से दक्षिण की तरफ पवनें चलने लगती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि समुद्र की ओर चलने लगती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी अच्छे से विस्तार से हम क्लास 9th में अच्छे से समझाएंगे, है ना। बस आप लोगों को बने रहना है और विश्वास करना, ये जो जितने भी कंटेंट है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितने भी क्वेश्चन है ना। तो आप लोग खुद जब यहाँ से निकलेंगे या कोई भी MCQs लगाएंगे अलग, है ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि अब चीज़ें आपको आसान लग रही हैं। स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है, जो लू होती है वो स्थानीय पवन होती है। क्या होती है, लू जो है वो स्थानीय पवन होती है। तो उपयुक्त तो सभी दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें याद रखना उपयुक्त जो सभी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, लू भी स्थानीय पवन है, और जो स्थल समीर होती है, जो कि समुद्र के पास चलती है, वो भी स्थानीय पवन है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए दोस्तों आप लोगों को बोर नहीं होना है ना, बने रहना है, क्योंकि चीज़ों को समझ के चलो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस स्टेटमेंट को समझ ले पहले। स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। देखिए अगर हम लोग लू की बात करें तो ये दोस्तों ये तो दिन के किसी विशेष समय में चलेंगे, ठीक। जैसे कि गर्मी में, उत्तर भारत में बात की जाए, गर्मी के मौसम में लू की पवन जो है वो चलती है ना। और कब चलती है दोस्तों, दिन में चलती है, ठीक। कब चलती है दोस्तों, दिन में चलती है, और ये पवन गर्म होती है और शुष्क होती है, ठीक। ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं ये पवन कैसी होती है, एक तो गर्म होती है, दूसरी शुष्क होती है, ठीक। ये नमी युक्त नहीं होती है, शुष्क होती हैं। अच्छा, ये कब चलनी है, दिन के किसी विशेष समय में, ठीक। और दोस्तों एक स्पेसिफिक समय में, गर्मी के मौसम में चलनी। लेकिन अच्छा एक स्टेटमेंट ये है कि वर्ष भर, है ना, वर्ष भर। तो दोस्तों जो समुद्र के पास एरिया होते हैं वहाँ पर जो है स्थल, मतलब कि अगर बात की जाए जो समुद्र समीर होती है वो वर्ष भर चलती रहती है, ठीक। तो ये होगी वर्ष भर। तो आप अब चीज़ें अच्छे से समझ रहे होंगे, तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमने बात कर ली है, ये है एक स्थानीय पवन। क्या है, स्थानीय पवन, ठीक। फिर बात करते हैं आर्द्रता की। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो आर्द्रता होती है वो किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। और ऐसा हमें गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में वायु में नमी जो धारण करने की क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। और दोस्तों इसी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और हमारे शरीर में दोस्तों पसीना भी अच्छे से जल्दी नहीं सूख पाता है। कुल मिला के जिसे हम लोग अपनी भाषा में उमस कहते हैं, उमस वाला जो है माहौल वो हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों कह रहा है आर्द्रता किसे कहते हैं। तो पहला तो सही है, गर्म वायु होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट क्या बनेगा, मतलब कि एकदम करेक्ट वो होगा दोस्तों, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात कर ली, जो ओजोन गैस है O3, ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ये हानिकारक किरणें कौन सी होती हैं, इन्हें दोस्तों कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। ठीक, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट के क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जरूर 15 थे, लेकिन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। ठीक, अगर आप सीधे हम 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ के निकल जाते तो फायदा क्या होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर मान लो आप कोई अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस है ना, पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको सिर्फ पढ़ के नहीं निकल जाना, आपको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि अब तो देखिए वनडे एग्जाम देख लीजिए, जो पेट वाले एग्जाम है वो ऐसा ऐसा बना रहे हैं कि दोस्तों पीसीएस यूपीएससी फेल कर दे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो आपको जो है अपना लेवल अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, जो भी नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हम आपकी स्टडी को और आसान बना पाएँ। क्यों, क्योंकि हम भी अपने तरफ से थोड़ा फाइनेंशियल मजबूत होंगे तो अच्छे अच्छे रिसोर्स आपके लिए ला पाएंगे, है ना, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों याद रखना, अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। कितना है, 78%। फिर दूसरे नंबर पूछ दें तो 21% कौन है, ऑक्सीजन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक, और आज का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, जो कि 5वां चैप्टर होगा। बस आपको इसी तरह चैनल पे बने रहना है। ठीक, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारी रीच बढ़े। और याद रखना दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी को भी कर दो, जिसको भी आपको लगता हो कि हाँ ये पढ़ता है इंसान, है ना, उसके पास करना है ना, जिससे कि वो वीडियो को देखे, है ना। मेरा मकसद ये है कि वो जो है किसी को जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए मेरे वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आपको देख के लगे रहोगा वीडियो में, है ना, इस वीडियो को देख कर लग रहा होगा कि चीज़ें जो है दोस्तों आपको अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप भी अच्छे से मोटिवेट रहिए, है ना, फुल डेडिकेट रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।